हाँ नेक्स्ट। ये हाँ, ये वाले जैसे ना मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत जैसे इनमें आ रही है, जो कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चंस है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन का ब्रीफ ही दे देती हूँ कि इसमें इन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है, एक मिनट, हिज रिसर्च इनटू पॉलिटिकल लैंडस्केप आइडेंटिफाइज, ये वाला पैराग्राफ फर्स्ट वाला, एक ठीक है सेकेंड, हाँ, ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन और आपका डाउट। ये इसमें था कि रिफॉर्म वन जो होगा, अब इसमें था कि गवर्नमेंट, इन्होंने ये लिखा ना कि स्टिमुलेट करेंगी अनएक्सपेक्टेड फिस्कल पॉलिसी, एंड टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। रिड्यूस, हाँ, प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव, तो वो स्टिमुलेटिव होती है। तो मैंने लिखा था इंक्रीज स्टिमुलेटिव पॉलिसीज, बिकॉज उससे ग्रोथ हायर होगी और उससे एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने तो जैसे ये सब लिखा है कि उससे ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बढ़ेगा। देखो तो अब इसमें से ना कुछ कुछ वर्ड जो हमारे लिए बहुत कॉमन है ना, हम लिख सकते हाँ, हैं। ठीक है ना, जैसे कि ओके ग्रोथ होगा, ओके, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल वर्ड हम बहुत बार पढ़े हैं पूरे सिलेबस में। राइट, वी शुड पुट इट। ओके, ठीक है ना, ठीक है, देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ, देखो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, उसके पीछे ना लॉजिक भी लिखा हुआ है, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, हम्म, बस ये दो तीन वर्ड्स को सजा के हमें बस एक, अब जैसे यहाँ पे 3 मार्क्स बोला है ना, हम्म, ट्राई करो एक लाइन और ऐड करने का। ओके, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है, आपने बता दिया इंक्रीज और डिक्रीज, एक नंबर पता है इसके मिल गया आपको। हम्म, अब 2 नंबर ना रिस्पॉन्स के थे, जस्टिफाई व्हाई। हम्म, ठीक है ना, तो स्टिमुलेटिव फिस्कल पॉलिसी लीड्स टू हायर ग्रोथ एंड दैट लीड्स टू द एक्सपेंशन। अब वो एक्सपेंशन कैसे होगा सर, ग्रोथ आएगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस विल ग्रो, प्रॉफिट्स विल इंक्रीज बिकॉज टैक्सेशन भी कम हो रहा है। ठीक है, बस उसी क्वेश्चन के 2-3 लॉजिकल रीजन निकाल लो बस। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, आगे आओ। ये तो आई थिंक ठीक लिखा था मैंने आंसर के अकॉर्डिंग, तो इसमें तो डाउट नहीं है मेरे को। ठीक है, परफेक्ट है। इसका उन्होंने मॉडल आंसर दिया नहीं है या आया नहीं है। अब जैसे देखो नीचे वाला भी जो आपने 3.3% लिखा हुआ है सिर्फ, हम्म, आंसर गलत है, 1.95 होगा। बट अगर मैं जैसे इसमें अगर मैं अगर अब वापस लिखूं, तो एक तो मैं अगर ये लिखूंगी लाइन, हाँ एक तो ये लिख दो और एक सबसे लास्ट वाली लिख दो, और ये दो लाइन है बस। बस इतना लिखने से आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, उससे फुल मार्क्स के हकदार हो जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, एक बार नीचे करना। हम्म, ठीक है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आ जाओ ये नेक्स्ट। भी था एक, जैसे मैक्रो सी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग अप्रोचेस, वो देख रहा है, ही डिसाइड्स टू यूज इकोनोमेट्रिक मॉडल्स अप्रोच रादर देन बोथ। अपना जैसे मेरे को क्या हो रहा है कि ना, मुझे पता है, मेरे को ना मन में तो पता है मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल ब्रॉडर लेवल पे मुझे पता होता है, बट जैसे ना मैंने याद नहीं किया है कि किसके अंदर क्या है, तो ये याद करूं मैं बैठ के अब चीजें। अब जैसे अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, क्या होता है हम्म, चीजें ना याद करने की जरूरत नहीं, जब हम एक दो बार पढ़ लेते हैं ना, हम्म, तो इनबिल्ट वो हमारी मेमोरी में ना सेव हो जाता है। राइट, बट हाँ कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे तो लिखना आसान हो जाता है। राइट, वो क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब वन वीकनेस। हम्म, पहले तो आपको वीकनेस बतानी है, फिर उसके बाद ना उसको एक छोटा सा रीजनिंग भी देना है, क्योंकि वो सिर्फ वीकनेस बताने के 3 नंबर नहीं देगा आपको, वीकनेस को थोड़ा बताना भी पड़ेगा, चाहे एक लाइन में बता दो बट बताओ। ओके, डिस्क्राइब वन वीकनेस ऑफ बार्टल्स चूजन मैक्रोइकोनॉमिक अप्रोच फॉर सी मैकेनिज्म which is very sensitive to the inputs and require huge amount of data. So अब जैसे ये तो आपने लिख दिया वीकनेस, हम्म, इन केस ऑफ कंट्री सी, हम्म, क्यों आपको इररिलेवेंट लगा, एक लाइन और ऐड कर देना। ठीक है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ। ये तो मुझे बिल्कुल, मेरे से तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहे क्वेश्चंस, ये जो ओनरशिप स्टेक वाले हैं। प्राइवेट मार्केट के, हाँ, प्राइवेट मार्केट में मतलब मैंने जितना देखा है ना, मेरे न्यूमेरिकल आधे ठीक होते हैं आधे गलत, जैसे अब ये तो मेरा पूरा ही गलत था, 4 नंबर प्राइवेट का था। मार्केट के तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मैम। मैंने श्वेजर के तो किए थे, अब ये पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, ये तो मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने फिर बाद में करके देखा तो ये मुझसे हो गया था। ये वाला भी आई थिंक मैंने
फिर बाद में निकाल लिया था। ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक हमने, अब जैसे ना कहीं कहीं लैंग्वेज इन्होंने टफ कर रखी है। अब इन्होंने लिखा है पे डाउन 35% ऑफ डेट। इसका मतलब हुआ कि 35% ऑफ डेट ये लोग दे चुके हैं, 35% ऑफ डेट बचा है। दिए हैं मैम। बट इन्होंने आंसर में ऐसे कर रखा है, इन्होंने 1 माइनस 35% डेट निकाला और वो लेस कर दिया। क्या होता है जब कभी भी हम लोग ये बोलते हैं ना पे डाउन, तो मैंने एक चीज बताई थी, डेट इक्विटी रेशो। वैसे लेक्चर तो नहीं याद बट कॉन्सेप्ट्स तो समझे हुए थे। हाँ, कि डेट हमने रिड्यूस कर दिया। अब इसमें ना दो वर्ड होते हैं, एक होता है टू और एक होता है बाय। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिकली? पे डाउन 35% ऑफ डेट। ओके, तो अब देखो, ना तो इसमें टू लिखा हुआ है ना बाय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अब जो उनका फाइनल डेट है ना 35% हो गया है। ठीक है। एक तो ये लिख सकते थे कि पे डाउन बाय, हम्म। भाई 33% मैंने कम कर दिया, पे डाउन टू या पे डाउन 35%, मतलब अब हम 35% पे खड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या डाउट है इसका रिलेटेड? ये था मेन की ना, मतलब इन्होंने ऐसे किया कैलकुलेट, मुझे था कि मतलब मैंने फिर वो गलत करा था, इसी वजह से कैलकुलेट मैंने लेस 35% कर दिया था। मतलब यही हुआ कि इन्होंने 65% दे दिया है, बचा हुआ जो है वो 35% है। तो 35% ये लोग दे दिए डेट और बचा हुआ डेट है 65%, तो इक्विटी वैल्यू के लिए 65% दे दिया है, 35 बचा हुआ है, तभी तो लिखा हुआ है देखो एग्जिट वैल्यू ऑफ द डेट, कि भाई डेट मैंने $136.5 मिलियन का दे दिया है। बट ये तो लैंग्वेज क्लियर नहीं है, एग्जाम में तो नहीं आती इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। नहीं, नहीं आती मैं। ठीक है, फिर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, तो लैंग्वेज एरर हो गया था यहाँ पे। बट फिर भी यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज है एक बार वो सेट कर लेना एक बार के लिए। हाँ, कि अगर ऐसा आ गया तो यही होगा। ठीक है। इसमें तो मतलब मेरा लैंग्वेज बहुत सिंपल था, मैंने बाद में देखा कि इन्होंने कैसे लिख रखा है, ये तो मैं समझ गई थी, ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट मार्केट, ये वाला तो आई थिंक मेरा ठीक था। अब जो मैंने आज दिया है इसमें मुझे कहाँ कहाँ एरर आ रहा है। ये मैंने आई थिंक थोड़े से बेटर आंसर लिखे थे यहाँ पे, जैसे आप देखोगे ना मैंने लंबे लंबे लिखे हैं आप। ठीक है। और ये आपका टाइम में आपका फिनिश भी हो गया था? इसमें क्या था कि लास्ट में आते आते ना मेरा एक सेट जो था ना, एक क्वेश्चन रिटर्न वाला वो रह गया था। वो आई थिंक इसलिए भी रह गया था बिकॉज मैं घर में दे रही थी और बीच में ना 5 मिनट का मेरा डिस्ट्रैक्शन भी हुआ था। ठीक है, तो आई ये थिंक भी विद इन टाइम आपको में मैं ध्यान कर रखना पाई। है कि मैं लिख रही हूँ रिटर्न, मेरा टाइम मैं सेव कर रही हूँ। हाँ, ठीक है ना? तो अब इसमें देखो ये वाला 500 बताओ मैं इसको और कैसे, मतलब इतना बड़ा तो दिखने में तो बड़ा लग रहा है, बट इसमें क्या मैं इसको छोटा कर सकती थी और या कैसे इम्प्रूव कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? डिस्कस टू कंस्ट्रेंट द yanks would most likely face regarding the fund investment, ठीक है, to which they want to separate paragraph। ठीक है, अब आपको दो कंस्ट्रेंट डिस्कस करने थे, ठीक है ना? हाँ, प्राइवेट इक्विटी के। ठीक है, तरीका जो है ना वो इनका सही है। पहले आपने कंस्ट्रेंट लिखना है, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है और एसेट साइज कंस्ट्रेंट है। ठीक है। मतलब टीचर को पता चल जाना चाहिए कि यूजर को पता है कि ये कंस्ट्रेंट है। ओके। अब आपको वो कंस्ट्रेंट एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना, करना है। वो राइट अप्रोच होगी। ठीक है ना? हम्म। ये आपको यहाँ पे इंप्रूव करना है। और एक कंस्ट्रेंट वर्ड लिख दिया, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा कंस्ट्रेंट लिख दिया, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना? एग्जाम्पल एंड ऑल देने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसने डिस्कस ही बोला है। जो ये वर्ड बोल रहे हैं ना उस वर्ड पे बहुत फोकस करना है। और मार्क्स, मार्क्स का 4 मार्क्स है। 4 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? 2 तो आप कंस्ट्रेंट लिखो, एक एक नंबर उसके मिल गए, एक एक और नंबर एक लाइन लिख दो। कंस्ट्रेंट का लाइन के मिल गए। जो चेक करता है वो ये तो देखता ही होगा ना उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसमें वो क्या डेफिनेटली देखता है, बट अलोंग विद द प्रेजेंटेशन। ये मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया क्वेश्चन, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं क्वेश्चन, ये वाला तो प्राइवेट मार्केट्स का। और 12 पॉइंट्स का है। हाँ, मैम, ये तो क्या मेरे बात कर रहे हैं मैम? लोन टू वैल्यू रेशियो। नहीं, मतलब मेरे को रेशोज तो याद थी, मैंने हाँ, फॉर्मूला तो मुझे बिल्कुल याद है सबका ही, बट अब क्या है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये मुझे समझ ही नहीं आया ये सॉल्व कैसे होगा। अब देखो ये 4 नंबर का था ना मैम। हाँ, तो ये बड़ा कर सकती थी थोड़ा सा, एक देखो, लाइन और। डिटरमाइन विच टाइप ऑफ द रियल ऑप्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, गिवन हिज कंसर्न अबाउट द वैकेंसी, ठीक है, एंड जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। तो आपने एक नाम लिख दिया, 2 नंबर उसके मिल गए। एंड इट अलाउ द डेवलपर टू डिले द
प्रोजेक्ट स्टार्ट अंटिल, ये लास्ट वाली लाइन आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। ओके। हाँ, अब आइए ऊपर आइए, ठीक है। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना था लोन टू वैल्यू रेशियो, ठीक है ना। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर द प्रोजेक्ट 1 अपॉन कंप्लीशन। फिर अब आप सॉल्यूशन पे आइए, सॉल्यूशन और कैलकुलेशन बगल बगल में रख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होने के बाद आपका लोन बैलेंस कितना बचा हुआ है, अब लोन इसमें मतलब आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। राइट। तो देखो मैं इसे नॉर्मली पढ़ता हूँ, 41 लैक्स की सपोज कीजिए कि मेरी कॉस्ट आई, हाँ 41 में से 18 रुपए का मैंने खुद के पैसे लगाए, राइट। रियल में देखा जाए तो लोन तो 23 रुपए का ही हाँ। है ना। अब क्या बोला, कैलकुलेट द एक्सपेक्ट लोन टू वैल्यू रेशियो, तो मेरा लोन का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब मेरे को ये इसके देखना है ऊपर ये कि भी लिखा है कि इवैल्यूएट अ कंस्ट्रक्शन लोन। अब वो जो लोन उसने लिया है वो 6.3% पे है, वो सब इग्नोर कर दिया हमने। हम वो तो इंटरेस्ट को तो कुछ लेना देना है ही नहीं ना मैम लोन टू वैल्यू रेशियो से। हाँ बट वो आउटस्टैंडिंग तो उसी के बेसिस पे देखते हैं ना, आई थिंक, कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट भी तो ऐड होता रहता है उसमें। हमने जो क्वेश्चंस कैलकुलेट किए थे उसमें ऐसे ही क्या था ना कि एक डेट है, फर्स्ट ईयर में इतना लिया, फिर नेक्स्ट ईयर वो बढ़ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर जो फाइनल अमाउंट होगा वो करना है। तो मैंने तो 6.32% से इसको ग्रो कराया था एंड देन डिवाइड किया था। तो मैंने तो इस तरह किया था, तो ये तो इन्होंने इग्नोर ही कर दी वो चीज। तो मैम क्या बोलते हैं, कैन आई प्रिज्यूम कि इन्होंने टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट में देव इंक्लूड द इंटरेस्ट एज वेल, क्या पता क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ हो ये। अब देख लो, मुझे तो समझ नहीं आया इन्होंने। देखो लिखा हुआ है ना, विच प्रोवाइड द एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, फिनेंसिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो जो फिनेंसिंग कॉस्ट है ना मैम, वो इन्होंने उसके अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है, ओके। ठीक है ना। तो अब आपको लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया, द ओनली थिंग यू नीड इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये तो फिर सिंपल ही हो गया है, तो लेस कर दिया, डेट आ गया, फिर यस, एनओआई इतना है, डिवाइड कर दो इन्होंने हमारे पास। अच्छा, कैप रेट भी है तो 0.045 से हमारा ये आ गया अमाउंट, तो 45%। ठीक है। सिंपल ही था ये एकदम, इसीलिए मार्क्स भी कम है, डिफिकल्ट होता तो मार्क्स ज्यादा होते मैम, ठीक है ना। चीजों को ठीक है। सिंप्लीफाई करके सोचोगे तो आई थिंक थिंग्स विल बिकम मच मोर सिंपलर। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैम प्रोजेक्ट टू अपॉन। स्क्रीन थोड़ा सा जूम कीजिए ना, मेरे को बहुत हाँ प्रेशर हाँ से sorry, देखना पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इसने 3 सिनेरियोज दिए थे। अब 3 ठीक है, सिनेरियोज में ये हमारी प्रोबेबिलिटी है 60, 10 और 30। ठीक और है। इन्होंने 3 एनओआई दे रखे हैं, डिसाइड्स टू परस्यू प्रोजेक्ट 2, और उसमें इसने हाँ ये दे रखा है हमें। तो अब इसका हमें क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अपॉन कंप्लीशन यूजिंग द सिनेरियो एनालिसिस। हाँ, और ऊपर इन्होंने आई थिंक कुछ दिया भी था कि जो प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 1 एंड 2 कंस्ट्रक्शन दोनों की ईयर 2 में कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट हो जाएगी, करेक्ट। तो आप ये देखो कि फर्स्ट ईयर में तो दोनों का ही नेगेटिव है, हाँ सेकेंड ईयर में पॉजिटिव और थर्ड ईयर में इंक्रीज हो चुका है, राइट। ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट और ग्रोथ रेट गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। ईयर 3 एक्सपेक्टेड एनओआई, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वाला हमने एनओआई ले लिया, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई और प्रोबेबिलिटी उसमें गिवन ही है, ठीक है। क्या मैं तो इसमें हमने हम एनपीवी वगैरह क्यों नहीं निकाला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपॉन क्या नहीं निकाला ना? कंप्लीशन, कि जैसे प्रोजेक्ट वैल्यू हम वैसे नहीं करते थे कि C0 किया फिर पहले एनपीवी मैम निकालते वो सब थे। करके ही तो वैल्यू दिया हुआ है ये 1962090। ये तो एनओआई है, इसको मैं डिवाइड करूंगी पॉइंट। वो वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें एनपीवी करते हैं, शायद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। वो क्वेश्चन होता है जिसमें ना आप सारी चीजें बेस से निकालते हो, इन्होंने तो चीजें निकाल के आपको दी हुई है, आपको तो खाली बस यूज करना है आपको कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो ये तो फिर सिंपल हो गया कि ये डिवाइड कर दिया, तो इन्होंने मांगा है अपॉन कंप्लीशन। सो हाँ, अपॉन कंप्लीशन का मतलब हो गया कि जिस साल में कंप्लीट हो रहा है, विच इज ईयर 2, तो ईयर 3 से हम प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल लेंगे। ईयर 1 ईयर 2 के एनओआई इज नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट, करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी से हमने कर दिया। ठीक है यस, ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है। बस इजी हाँ, तरीके से सोचो, बहुत इजी तरीके से फिनिश हो जाता है। वो पेपर कर देने पैनिक हो जाता है ना माइंड की, अब हाँ, बहुत सारा बचा पेपर है को तो इस वजह कॉम्प्लिकेटेड मत से। बनाइए, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है। ये भी मेरे ठीक थे आंसर्स। हाँ, ये यहाँ पे मैंने फिर फॉर्मूले लगाने स्टार्ट कर दिए कि ईयर 0 एंड ईयर 1 में इक्वल
इतना अमाउंट होगा, फिर ईयर 1 में वो ग्रो करेगा, फिर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 20% होगी तो 2.37। तो इन्होंने भी पूरा, मतलब मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट किया था। परफेक्ट है। दिस इज बेटर, मतलब इसको फिर 4 मार्क्स मिल जाएंगे अब। तो एथिक्स तो आई थिंक ये मेरा ठीक था आंसर। ये वाले चैप्टर के आपके नोट्स काफी अच्छे हैं, मतलब मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं उससे। ये अब तो आई थिंक मेरा पूरा ही सेट ठीक था। हाँ, ये वाला गलत था, ये इफेक्टिव स्प्रेड ड्यूरेशन होना चाहिए था इसका आंसर। अब सारे नोट्स कर लो मैम, आपके एग्जाम से पहले बहुत इजी सपोर्ट मिल जाएगा मैम। वही, अब 2 दिन है ना बस। तो फिर आपके नोट्स कर लूं, जो आपने किए हैं वो पूरे और अच्छे से सारे रीड कर लूं। फॉर्मूले याद कर लो, और जो स्क्वाइजर ब्लू की बुक के बॉक्सेस के, ब्लू बॉक्सेस के जितने भी एग्जाम्पल है सारे बना लो। और एक बार मॉक वापस सॉल्व कर लूंगी। हाँ मैम। और फिर मैम एफआरएम पार्ट 2 का क्या प्लान है मैम? आप डिले कर सकते हो। मैं एक्चुअली ना, मेरे को बीच में ना 1 महीने के लिए यूएस जाना है। ठीक वो है। फैमिली फंक्शन है कोई हमारा, मतलब काफी क्लोज है, तो उनकी वेडिंग के लिए। ठीक तो है। मेरा वो बीच में गैप आ जाएगा, तो मैं सोची थी अगस्त या नवंबर वाला अटेम्प्ट दूं। ठीक है मैम, आप आराम से अगस्त या नवंबर दे देना, कोई प्रॉब्लम ठीक है। उसमें तो आई थिंक सब कुछ अवेलेबल ही है, वो तो मैंने देखा था। नहीं। हाँ बस एक चैप्टर करो, उसका क्वेश्चन कर लो, फिर चैप्टर करो, हाँ, क्वेश्चंस कर लो। उसमें तो काफी क्वेश्चंस थे, मैंने करेक्ट करेक्ट। देखे थे। ये आई थिंक मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा। और आई थिंक ये ही, हाँ ये वाला रिटर्न सेट है अब। हाँ, इसी में ही मेन दिक्कत आ रही है मेरे को, ये जो कैपिटल का ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस वाले सेट है ना। आप मैम एक बार ना इसका ना टॉपिक थोड़ा थोरली और पढ़ लेना, आई थिंक आपके बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ आपने पॉइंट्स तो डिटेल में लिखे हैं, 4 आउट ऑफ 4 आपने दिए भी हैं। एक बार देखते हैं चलो। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्स इकोनॉमिक सिनेरियो ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एबीसी फंड एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इकोनॉमिक सिनेरियो वर्स की डिफ्लेशन हो रहा है बस। हाँ करेक्ट। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे क्या होगा, और अब जैसे आपने देखो तो सेकंड वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा डिटेल लिख दिया। हाँ हाँ हाँ। हाई कॉर्पोरेट बॉन्ड एलोकेशन will decrease, the government bond will perform better than the corporate bond because the corporate bond price will rise with the fall in the yield, but as the credit spread widens the time of। ठीक है। अब इन्होंने इसी चीज को शायद बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपका आंसर बेहतर है इनसे। मतलब इन्होंने लोअर क्वालिटी डेट में पूरी लाइन एक्सप्लेन कर दी, जो मैंने पूरी एक्सप्लेन की कि क्रेडिट स्प्रेड से वो ऑफसेट हो जाएगा। इन्होंने बस एक वर्ड में खत्म कर दिया, बट आई थिंक माइन इज आल्सो एक्सेप्टेबल। हाँ आपका, मैं बोल रहा हूँ बेहतर है, क्योंकि क्या होता है जब कभी भी हम ये वर्ड लिखते हैं ना, हाई कॉर्पोरेट बॉन्ड, एक तरह से उनकी ना क्वालिटी लोअर ही होती है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। राइट राइट राइट। ठीक है, आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है ना, लो डेट, लो क्वालिटी डेट, ठीक है ना। बट आप यहाँ पे हाई यील्ड कॉर्पोरेट लिख रहे हो, तो हाई यील्ड का तो मतलब ही अपने आप में यही हो गया कि वो रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं, मतलब रिस्क ज्यादा है ना। ठीक है ठीक है। तो इट्स लाइक ऑन अप टू अ टीचर वो क्या प्रिज्यूम करता है, बट आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लो क्वालिटी डेट, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। परफेक्ट। ये भी मेरा ठीक था। ये वाला आंसर बेसिकली इन्होंने बोला था कि कंट्री वाई में एकदम से बहुत ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज हो रहा है, तो वो हॉट मनी होगी, तो हॉट मनी के बेसिस पे मैंने आंसर लिख दिया था। ठीक है। डिस्कस टू एडिशनल रिस्क बाय द इंटरनेट। देखो इसमें ना एक ये पॉइंट भी हम लिख सकते थे। ये आपने नोट्स में था, ये मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना पता था कि एकदम बढ़ती है फिर एकदम गिरती है, बीच में क्या होता है वो मुझे याद नहीं आया। तो मेरे को लगा स्टेबलाइज ही होती है, तो फिर मैंने स्टेबलाइज वर्ड लिख दिया, हाँ क्योंकि नहीं, अब मुझे वो गलत है ना, वो टीचर को पॉइंट हम्म आउट करेगा आपके सॉल्यूशन को और एक्सप्लेनेशन को देखते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इनके आंसर्स में से कुछ कुछ पॉइंट्स पिकअप करने चाहिए, ठीक है ना। नहीं, आई थिंक इसमें आपका वाला नोट्स अच्छा है। मैं तो वही लिखने का सोच रही थी, मतलब हाँ नोट्स वो में। तो लिख दोगे तो बेस्ट ही है। क्योंकि मेरे को मैं जैसे अभी देख रही हूँ ना, तो उसमें जो आपने समझाया था, मैंने वो इंग्लिश में लिखा था कि पहले आईएनआर एप्रिशिएट होता है हम्म। एकदम से, देन आईएनआर बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग मोर देन द फंडामेंटल्स। तो करेक्ट इन्वेस्टमेंट मेच्योर हो जाती है, सो आईएनआर स्टार्ट्स वीकनिंग। करेक्ट करेक्ट। हाँ अगर आप उतना भी लिख दोगे तो भी बहुत है, बस उसमें आईएनआर हटा देना, करेंसी लिख देना। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये तो मुझे ये वाला भी नहीं आता। क्वेश्चन दिखाना। ये क्वेश्चन, अच्छा ये रहा, फेयर वैल्यू निकालनी है डिस्ट्रेस बॉन्ड की, इस वाले पैराग्राफ से, ये वाला। ठीक है, वो डिस्ट्रेस डेट में पढ़ाया तो था। नहीं पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट तो पता है क्या होता है, बट ये सॉल्व कैसे होगा, ये तो चलो आई थिंक इजी है। बस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से। देखो ये रिकवरी रेट
45% है, मतलब हाँ अगर जी। क्या बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ बॉन्ड आपको पता है या अमाउंट हाँ। ऑफ डेट पता है, तो आपको ये हम्म। क्लैरिटी मिल जाएगा कि मुझे मिले कितने रुपए, ठीक है, हम्म। क्योंकि आपका 100 रुपए का बॉन्ड था और 7 रुपए का आपका कूपन था, तो आपको 107 मिलने थे। हाँ। 107 में से 45% की रिकवरी हुई, हाँ। तो 107 का 45% कितना होता है, 48.15। हाँ। तो ये वो अमाउंट है जो आपको मिल गया है। अच्छा, राइट। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दिया हुआ है, हाँ जी। कितना दिया हुआ है, 27%, 27%। ठीक है, और आर एफ दिया हुआ है 4%। अब राइट। क्वेश्चन क्या बोला है, द फेयर वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रेस्ड डेट। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि सर एक्सपेक्टेड लॉस निकालते हैं, ठीक है। हम्म। एक्सपेक्टेड लॉस मतलब या तो आप सर्वाइवर निकाल लो या डिफॉल्ट की तरफ निकाल लो, ठीक है। हम्म। मैं सर्वाइवल की तरफ निकालता हूँ। ओके। सर्वाइवल की तरफ निकालने का मतलब क्या हुआ कि सर देर इज अ 73% चांस कि आई विल बी सेव्ड, ठीक है। राइट। 73 मल्टीप्लाई विथ 107, एक ये मिनट, एक 7। ये एक केस हो गया। हाँ। अगर मैं डिफॉल्ट नहीं हुआ तो मेरे को 78.11 रुपए मिलेंगे। हाँ। डिफॉल्ट हुआ तो कितने मिलेंगे, 48 अभी जो निकाला था मल्टीप्लाई विथ 27% प्रोबेबिलिटी, राइट। तो 13 रुपए मिलेंगे। हाँ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा याद रखना डिफॉल्ट प्लस नो डिफॉल्ट की होती है। ओके। तो डिफॉल्ट करेगा तो क्या मिलेगा, नो डिफॉल्ट करेगा तो क्या मिलेगा। अच्छा, तो नॉर्मल मैथ्स का ही क्वेश्चन हो गया ये तो, हाँ, और एप्टीट्यूड वाला। उसको आपको बस 1/r से डिवाइड करना है, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई आपकी। सो मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है दो सिनारियोज में, एक में डिफॉल्ट कर रहा है, एक में नहीं कर रहा। एंड करेक्ट, देन आई विल जस्ट सम अप एंड फिर उसके पीवी कर दो। एग्जैक्टली। हाँ, फिर ये यहाँ पे भी दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाले भी, एक ये भी और एक ये वाला भी। क्वेश्चन में आइए। हाँ। अच्छा, ये मर्जर्स के बेस्ड पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ। हाँ। कौन सा है पैराग्राफ, एक बार जूम करके हाईलाइट कर दीजिए ना उसको। हाँ जी, ये वाला। देखो दो कंपनी ना मर्ज होने वाली थी, मेगा कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड क्राउन। ओके। क्राउन का शेयर प्राइस 40 था, मेगा का 180 था, ठीक है। हम्म। हम्म। 40% जो प्रीमियम है ना, वो हम्म। किसने ऑफर किया है, मेगा ने, मेगा। हाँ। ठीक है। मेगा बोला क्राउन को कि मैं तुम्हें 40% प्रीमियम दूंगा, हम्म। ठीक है। तो क्राउन को 40% प्रीमियम मतलब आप ये समझ लो 40 रुपए पे 40%, हम्म। एक तरह से वो उसको 56 रुपए दे रहा है, ठीक है ना। हाँ। आफ्टर द अनाउंसमेंट कोर्स प्राइस हैव राइज टू 48, 56 के बजाय वो 48 हो गया, ठीक है। हाँ। हाँ। लेकिन मेगा का शेयर प्राइस मूव नहीं किया। राइट, वो गिरना चाहिए था बट वो 180 पे ही रहा। करेक्ट, हम्म। तो रिटर्न इज पॉजिटिव, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। अब इसमें आप स्टेप बाय स्टेप देखो, देखो 56 रुपए हमने निकाल लिए, हाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर शेयर प्राइस कितना मूव किया, सिर्फ 16.67%। हाँ, 8 बढ़ा। हाँ, हाँ, अगर अगर अनसक्सेसफुल रहा, अगर अनसक्सेसफुल रहा तो वापस से वो कितना हो जाएगा। वो 40 हो जाएगा, 8 गिर जाएगा। अच्छा, हम बाय करेंगे 48 पे। या तो वो बढ़ के अगर सक्सेस हुआ तो 56 पहुंचेगा, 8 बढ़ेगा, या तो वो गिर के 40 हो जाएगा। तो दोनों केस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो दोनों को फिर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। अच्छा, दोनों सेम ही आ गए तो दोनों सेम ही नहीं। तो, एक प्लस 16.67%, एक नेगेटिव है, तो जीरो हो गया ना एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी तो। अगर इसका पॉजिटिव आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, और फिर वो तो बाय फिर कर मैं लेते। बाय करती। हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है। ये लास्ट है ये वाला। परफेक्ट। हाँ मैम, नेक्स्ट आइए। हाँ, क्या डाउट है मैम यहाँ पे। मतलब मुझे तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया वाला, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आई एम 100% श्योर, ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है। मतलब मुझे ये इतना पता है कि अगर इम्प्लाइड क्रेडिट स्प्रेड बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का इम्प्लाइड रेट ज्यादा होता है देन द इक्विटी, तो हम बॉन्ड बाय कर लेते हैं और इक्विटी शॉर्ट कर देते हैं, बस। ठीक उसके है, अलावा मुझे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, पैराग्राफ पे आइए मैम, हम्म, हाईलाइट कर दीजिए ना कौन सा पैराग्राफ है। ये वाला। चलो परफेक्ट, इसमें कंसिडर। आपने कब दिया था अपना लेवल 3? मैम मेरा तो अप्रॉक्स मैम 10 ईयर्स होने को आ गए मैम। ओह, ओके। व्हाट्स कंसिडर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है मैम, नीचे आइए अब। हाँ जी। हम्म। ठीक है, अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पर, क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। हाँ। हम्म। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए
1200 में से उसको $700 वापस देने हैं। हाँ, उसके पास बचते कितने? 500। नहीं 700 कैसे देने हैं? बॉन्ड मैच्योर हो रहा है ना $700 मिलियन का 6 महीने बाद। अच्छा हाँ, उसको 700 देने हैं। 500 हाँ, उसके पास बचते हैं और फर्म की एसेट जो है वो 500, सॉरी कॉल ऑप्शन जो उसने लिया वो 560 का लिया है, ठीक है ना? राइट। ठीक है। अच्छा अब ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी की इक्विटी पे कॉल ऑप्शन ले लिया, हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने कितने की इक्विटी प्रिज्यूम की? 560 की। हाँ, रियलिटी में कितने की है? 500 की। राइट। ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि सर यहाँ पर मैंने जो इक्विटी पिकअप किया वो $60 मिलियन की ज्यादा है। अच्छा, अब हम उस तरीके से आते हैं कि सर 1200 में से 560 अगर मैं हटा दूं कॉल ऑप्शन के, तो मेरे पास क्या बचता है? 640। हाँ, अच्छा, अब अगर मैं, अब ये जो 640 है वो लोन ही है, ठीक है ना भाई? 1200 में से मैंने कॉल ऑप्शन हटा दिया तो अब जो बचा वो लोन बचा ना, डेट ही तो बचा। हाँ, 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 हाँ। तो मेरा ये कहना है कि आज के डेट में 640 वाला जो डेट है वो 700 में बिकेगा। 640 तो इक्विटी थी ना, वो डेट कैसे हो गया? नहीं मैम, फिर से देखिए, 1200 इक्विटी है, हाँ, और 700 का डेट है। 700 का डेट है, लेकिन हाँ, मैंने 560 का कॉल ऑप्शन बोला है ना, तो 560 का आप इक्विटी में से निकाल दो कॉल ऑप्शन को। इक्विटी कॉल में से मैं निकाल कॉल दूँ तो? ऑप्शन ऑन, मैंने कॉल ऑप्शन ऑन द इक्विटी ले लिया 560 का। हाँ, 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 तो 1200 में से 560 हटा दो, क्या बचा? 640। हाँ, अब ये 640 क्या डेट है? हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर ये 640 वाला डेट 6 महीने बाद $700 में बिकेगा। हाँ। ठीक है, ओ, कितने तो परसेंट? ऑप्शन इम्प्लाइड डेट मेरा, वो हाँ, मेरा 640 है। करेक्ट। और एक्चुअल जो डेट है वो मेरा 700 है। वो आपका 700 है। हाँ, हाँ, हाँ। तो रियलिटी में आपने कितना परसेंट ब्याज दे दिया? 700। 700 डिवाइड बाय 640। ठीक है, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए आप एलएन कर लो उसका, तो आपको इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। हाँ, एलएन क्यों करेंगे? इंटरेस्ट सिंपल रेट डिवाइड नहीं कर सकते? आप वैसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, बात तो एक ही है कि भाई मेरा आ रहा है आप। 9 पॉइंट, अच्छा ठीक है, कुछ आ गया मेरा फिर। ठीक है ना, अब उसमें हम्म, से जो आरएफ है, भाई चार हम्म, परसेंट का ब्याज तो निकलेगा ही निकलेगा। हाँ। अब वो उसको माइनस कर दो। मेरा 700 डिवाइड बाय 640 -1, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। नहीं मैम, आप ऐसे इंटरेस्ट रेट निकालना है ना, आपने 640 लगाए, आज वो 700 हो गए, तो आपने कितना हाँ, परसेंट मेरा कमाया? इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा 7.37% इंटरेस्ट। हाँ, ठीक है। हाँ। अब इसमें से क्या बोलते हैं, 4% हटा दो। 4% माइनस कर दो, सिंपल। हाँ मैम। ठीक है, तो मेरा 5.37 आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। ऊपर पैराग्राफ पे। हम्म, ओके। अपनी कैलकुलेशन सही निकाली है ना? हाँ, हाँ, 700 बाय 640 किया मैंने। ठीक है, सेकंड 700। ठीक है, अब नीचे आइए मैम। हम्म 8.96 640 मल्टीप्लाई विथ 1.08, ये यहाँ पर 0.5 कहाँ से आया हुआ है? वन आई फिफ्थ। थिंक वो हाफ तो नहीं करना चाह रहे, 6 मंथ्स का नहीं, है। वन वन को अगर आप हाफ, 1/2 तो कभी नहीं होता ना, हाँ, वो तो 1/2 लिखते हैं ना फिर, अगर हमें वो राइट, राइट, लिखना हो राइट, राइट। तो 10/5 तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया इन शॉर्ट। हम्म अगर हम 1/5 0.5 करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया काइंड ऑफ। राइट। एंड देन देखो यहाँ पर तो ये जो हम लोग 700/640 करेंगे ना, इसकी हम्म वैल्यू तो आपकी 9% आती है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपको 9% मिल गया, 0.4 आपको क्लियर है कि भाई मेरा जो आर एफ है मैंने वो हटा दिया, ठीक है। हाँ, वन लॉजिक विच इज कमिंग, मतलब वो एब्सर्ड लॉजिक है, लॉजिक क्रिएट करना पड़ रहा है कि सर ये जो रेट है वो 6 महीने का एनुअलाइज्ड क्या होगा, बात समझ रहे हैं? जो हाँ। 9% आया है ना, इट्स फॉर द 6 मंथ पीरियड। बिकॉज बॉन्ड ही हमारा 6 मंथ्स का है। हाँ ठीक है ना, तो उसको पूरा एनुअलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये मैं याद ही कर लेती हूँ फिर तो, कि ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा होता है, बिकॉज ये कहीं बीच में पैराग्राफ में भी दे नहीं रखा है। हाँ, तो इसको आपने एनुअलाइज कर दिया 18%, हाँ, हाँ, 18 में हाँ। से आपने 4 RF का माइनस कर दिया, तो आपका हम्म, 14% आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका अब इतने हाँ, हाँ। एब्सर्ड आएंगे नहीं एग्जाम में, वेयर यू हैव टू पुट योर ब्रेन ये सोचने के लिए कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है। मेरे को ना डेरिवेटिव्स क्या है कि मेरा स्वॉप्स वाला जो चैप्टर है ना वो स्ट्रांग है, मतलब मैंने श्वेजर को 2-3 बार ही कर लिए ब्लू बॉक्सेस, और मैंने ना हाँ, पोर्टल के भी क्वेश्चंस किए थे। तो वो तो मेरा ठीक हो गया है। बाकी ना करेंसी वाला जो है और डेरिवेटिव वो जो ऑप्शंस वाला चैप्टर है ना वो मेरा काफी वीक है, मतलब मुझे बेसिक अब समझ आ गया, मैंने वीडियो देखी थी और मैंने थोड़ा सा ना खुद हाँ, से बना के देखे थे।
ठीक तो है, अब वो मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूं, क्योंकि श्वेजर में तो है ही नहीं क्वेश्चंस। आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक हो कहीं से? मतलब कौन से टॉपिक के लिए? सिर्फ डेरिवेटिव्स के 2 चैप्टर, जो ऑप्शंस वाला चैप्टर है और करेंसी वाला, क्योंकि ना मतलब करेंसी वाले ना काफी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं क्वेश्चन। मेरे को याद है लास्ट टाइम भी ना काफी घुमा फिरा के, क्योंकि वो लोग बेस करेंसी चेंज कर देते हैं कहीं हम्म, कहीं, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो तो मैम प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो और प्रैक्टिस कौन से बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे? मैम एक तो जो स्क्वाइजर के अंदर दिए हुए एग्जांपल्स वो तो फर्स्ट, कर लिए। वो आपने कर लिए हैं। हाँ। और उसके अलावा इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स के पीछे अच्छा। वो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी 2 दिन बचा हुआ है ना मैम, आपको नोट्स भी रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलेज भी याद करने हैं, की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद करने हैं। फिर उसमें फिर ये क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो इसका थोड़ा सा टाइम दे देना, आप उसी से कर लेना, कोर बुक के जो पीछे है ना, हाँ 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 हाँ। उतना भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है। तो एक कल वो कर सकते हैं कि आप थोड़े से ना प्राइवेट मार्केट और कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के ना आप थोड़े से या तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस बना लो, और फिर मैं आपके सामने सॉल्व कर लूंगी, फिर आप चेक कर लेना कि ठीक बन रहे कि नहीं, जैसे आपने इनिशियली कहा था। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के देता हूँ, आप मेरे को ना टॉपिक मेंशन कर दो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है? हम्म। मैं कल उसके कुछ क्वेश्चन बना के आपके साथ सेशन कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक है परफेक्ट। ठीक है। ओके। डन। ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। और एक लास्ट क्वेश्चन था छोटा सा, प्लीज मतलब बताइए। हाँ, अब जैसे ना मुझे आज ही पता लगा कि स्ट्रैडल जो होता है वो एटीएम पे होता है, हाँ करेक्ट है, जो वो तो मैंने स्ट्रैंगल लेक्चर होता में है बताया था। और स्ट्रेंगल दूर होता है, आउट दूर ऑफ होता द। है, आउट ऑफ द मनी होता है। फिर ये तो मेरे को, मैंने गलत किया था ये वाला आंसर, ये तो मैं अब समझ गई कैसे होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया मुझे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझ आता है ना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में, सिर्फ इतना पता है कि अगर मार्केट, इक्विटी मार्केट डाउन जा रही है, अगर वो हम्म गिर रही है, तो हम्म मतलब मार्केट में मार्केट क्रैश होने वाला है, तो उसको हेज करने के लिए हम आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर लेते हैं, बिकॉज वो चीपर होते हैं। करेक्ट है। मार्केट एकदम ही गिरने वाली होती है तो फिर तो आउट ऑफ द मनी ही बाय कर लो, तो फिर से प्रॉफिट मिल जाएगा, डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाएगा। और फिर करेक्ट। कॉस्ट कवर करने के लिए हम आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लेते हैं, नहीं कॉल सेल कर देते हैं, सॉरी। हाँ, सेल तो कर ये देते हैं। हमारा शॉर्ट कॉलर। रिवर्सल होता है। हम्म हाँ, कॉलर होता है ये। और शॉर्ट हम्म रिवर्सल बोलते हैं ये, एक बेसिकली दिस इज अ स्ट्रैटेजी जिसमें हमारी शॉर्ट, सिंथेटिक शॉर्ट स्टॉक पोजीशन होती है। बस मुझे सिर्फ इतना पता है इसमें। अब ये क्वेश्चन तो मेरा गलत ही हो गया उस लॉजिक से, ये पैराग्राफ है। अब इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये, हाँ ये रहा। ठीक है, और आपने क्या लिखा हुआ है? जैसे देखिए मैम, आपने ना हेज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, टू डेल्टा हेज। हाँ, वो मैं स्पेलिंग पढ़ लिया करूंगी, टाइम नहीं मिलता एक्चुअली ना, टाइप करने में इतना ज्यादा टाइम चला जाता है। हम्म देखो, आपने जो स्ट्रेटेजी लिखी है ना, बाय आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, सेल आउट ऑफ द हम्म मनी कॉल ऑप्शन, स्ट्रेटेजी सही है, ठीक है? हम्म। स्ट्रेटेजी में तो कोई गलती है नहीं। नहीं, इन्होंने उल्टी लिखी हुई है ना, इन्होंने लिखा है कि आंसर में कि स्पेसिफिकली लॉन्ग रिस्क रिवर्सल लेना चाहिए, शी नहीं, एक बार शुड कंसिडर लॉन्ग रिस्क रिवर्सल। नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है? वही मुझे यही समझ नहीं आया, इन्होंने उन्होंने ये दिया हुआ है, वॉलेटिलिटी स्क्यू इन 3 month ऑप्शन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन हिस्टोरिकल लेवल्स। डेल्टा हेज स्ट्रेटेजी, तो क्या इसने स्टॉक्स खरीदे हुए होंगे या स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया हुआ है, ऐसा कुछ? नहीं, बस इतना ही बोला है कि उसने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक था उसके पास जिसकी हम्म इम्प्लाइड वो वॉलेटिलिटी समझ रहा है, तो उसने ठीक देखा है। कि उसका जो स्क्यू है वो हम्म हायर है देन दी हिस्टोरिकल लेवल्स। ठीक है, तो मतलब ये लॉन्ग ओनली पे जा रहा है, बाकी हमारी जो स्ट्रेटेजी थी ना डाउन हम्म। साइड की, वो भी ऑप्टिमम है, उसमें भी कोई गलती है नहीं। बट आंसर में तो कहीं दी ही नहीं हुई है वो। हाँ, इन्होंने लॉन्ग आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन एंड शॉर्ट आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन लिया हुआ हम्म है ना? देखते हैं इन्होंने क्या रीजनिंग दी हुई थी। देखो, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन की, तो आप बाय ही करना चाहोगे उसको, ठीक है ना? हम्म। एंड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन की वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, तो यू वांट टू सेल इट। आप तो ऑप्शंस हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट हो ना। प्रॉफिट कहाँ से होता है? वॉलेटिलिटी से होता है। नहीं, बट वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो हाँ, फिर तो बढ़ आई भी रही है, तो पुट जहां ऑप्शन, बढ़ती है वहां लेना चाहिए, जहां घटती है वहां नहीं लेना चाहिए। जहां बढ़ रही होती है वहीं तो खरीदते हैं हम। हाँ, जहां बढ़ रही होती है वहीं खरीदना होता है ना। तो तो क्या आउट बोल ऑफ रहा है? द पुट, वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस फॉर आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। हाँ तो वही तो मैंने लिखा था बाय, बट इन्होंने लिखा है सिंस हैज सीन दैट डिस्पैरिटी बिटवीन
इस हायर, शी शुड कंसिडर लॉन्ग, इन्होंने तो उल्टा ले लिया पूरा। Disparity between the implied work for 3 months is far higher than the historical level with the expectation that the implied work for out. इन्होंने इसका कोई रीजनिंग दिया नहीं है, पता है? हाँ, इन्होंने बस एक्सप्लेन कर दी स्ट्रैटेजी अच्छे से। The call option would need to rise more or decrease less implied 3 volatility. मैम इस पे तो मैं खुद भी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है। ओके, ठीक है। ठीक है ना? मैं एक बार सेशन 2 देख लूंगी, या मैं एक बार ही देख लेती हूँ। उसमें आई थिंक मुझे एक ही क्वेश्चन में डाउट था, ये तो मेरा काफी अच्छा भी गया था। परफेक्ट है, 71% है। तो इसमें प्राइवेट मार्केट में ही था, ये तो ठीक था मेरा। ये तो मैं खुद ही देख लूंगी क्यों गलत हुआ है, ये तो कुछ चलो परफेक्ट है। देन कल हम लोग ना इवनिंग में एक सेशन करते हैं जिसमें आप प्राइवेट मार्केट के मेरे को टॉपिक्स भेज देना, मैं उसमें ना कुछ क्वेश्चंस बना लेता हूँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है, एक सेकंड बस प्लीज। हाँ ठीक है, फिर इसमें मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, तो फिर आप कल ही एक्सप्लेन कर देना है तो चलो कॉल पे। डन डन। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।